Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep sir, your physics lecturer, and we were on third book of BSc second year. Our unit is first unit here and last topic अपने डिस्कस किया था कार्डिनल पॉइंट यानी कि प्रधान बिंदु, और हमने उसके बेस पे हमने रे डायग्राम भी बना के देखे थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास दो थिन लेंसेज है यानी कि दो पतले लेंस है, उनका अगर कॉम्बिनेशन ले लें तो उस बेस पे उनके कार्डिनल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे या उसके प्रधान बिंदु कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ टॉपिक का नेम क्या है कि परिमित दूरी पे यानी कि काफ़ी एक फिक्स ठीक दूरी पर दो हमारे पास क्या है पतले लेंस है, थिन लेंसेज हैं, और उनके जो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं उसके बेस पे अपने को क्या निकालना है, उनके कार्डिनल पॉइंट यानी कि प्रधान बिंदु निकालने हैं। तो आप यहाँ पे पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम में यहाँ पे क्या है, थिन लेंसेज है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि थिन लेंसेज जो होते हैं और थिक लेंसेज जो होते हैं उनके डायग्राम कैसे होते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये तो होता है थिन लेंस, और अगर आपको कोई ऐसा लेंस दिख रहा है तो वो होता है थिक लेंस। ये पतला लेंस होता है, वो मोटा लेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे थिन लेंसेज हमने लिए हैं और इसके बेस पे हमें क्या बनाना है, इनके कार्डिनल पॉइंट्स को फाइंड करना है। पहले हम फोकस निकाल के देखते हैं, इसका फोकस क्या आएगा, एफ। तो फोकस निकालने से पहले डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे दो लेंस हैं, थिन लेंसेज हैं, रे ए बी आ रही है। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी लेंस ना होता, कोई भी लेंस अगर नहीं होता तो क्या होता है, रे ना सीधी चली जाती है डैश डैश। यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रही है, रे बी डी की तरफ चली जाती है। बट इस लेंस की वजह से रे क्या होगी, थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, विवर्तित होगी। और यहाँ पे एंगल क्या होगा, कितने एंगल से डाइवर्ट हुई है, ये डेल1 एंगल से डाइवर्ट हुई है। मान लो कि अगर यहाँ पे ये लेंस नहीं होता L2, तो ये रे इस तरीके से डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के बेस पे चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस लेंस के लिए फोकस क्या है, F1 डैश है। और इस F1 O1 से लेके F1 डैश तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट लेंस का फोकस है, फोकस लेंथ है। चाहे फोकस इस तरह मान लो चाहे इस तरह मान लो, फोकस की फिक्स डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगर मान लो, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दूसरा लेंस भी है, तो रे फिर से क्या होएगी, डाइवर्ट होएगी। किस एंगल से होएगी, डेल2 एंगल से हो जाएगी। अगर इस रे को मैं बैक साइड में ड्रॉ करूँ डॉटेड लाइन से, तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना BCH2, ये हमारे पास क्या होएगा, BCH2, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और इसमें ये जो डेल एंगल है वो इस डेल1 और डेल2 के सम के इक्वल होएगा। आपको पता ही है कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसके ये दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो उस बेस पे ये जो डेल है ये इक्वल होएगा डेल1 प्लस डेल2 के। ओके, तो डेल किसके इक्वल आ रहा है, डेल1 प्लस डेल2 के, यानी कि फाइनल डिफ्लेक्शन जो हुआ है जिस एंगल पे वो किसके इक्वल है, डेल1 प्लस डेल2 के इक्वल है। अब अपने निकालना चाहते हैं यहाँ पे एफ यहाँ पे क्या है, एफ यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डेल1 है, क्या मैं इसको H1 डिवाइडेड बाय F1 राइट कर सकता हूँ। ये कैसे आया, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है वो इक्वल होता है लेंथ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है ना, यानी कि जो कोण होता है वो बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के। तो यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि जो ट्रायंगल है हमारे पास ये BO1 F1 डैश, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, BO1 F1 डैश, इसमें मान सकता हूँ कि ये तो हमारा कोण हो गया F डेल1। ये जो BO1 है ना ये आर्क है, बट आप कहोगे कि सर आर्क तो राउंडेड होती है तो फ्लैट है। बिकॉज ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, इस बेस पे मान सकता हूँ कि ये जो BO1 है ना ये हमारे आर्क है, L की तरह है, और रेडियस का मैं मान सकता हूँ यहाँ पे O1 F1 डैश। तो यहाँ से ये लेंथ हमारे पास कितनी है, H1 है, और O1 F1 डैश मैंने कितना माना है, F1 माना नहीं क्योंकि होता ही फोकल लेंथ है। अब ये तो डेल1 किसके लिए एंगल था, लेंस फर्स्ट के लिए। इसी तरह लेंस 2 के लिए क्या होएगा, H1 की जगह H2 आ जाएगा और F1 की जगह F2 आ जाएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंथ आ गया, यानी कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं डेल की।
आपको इस डायग्राम में डेल एंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर ये डेल एंगल है तो ये भी डेल एंगल होगा। और इस डेल एंगल में अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे ये होएगा H2 H1 के डिवाइडेड बाय F के। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेल जो है ना, ये दोनों के कंबाइंड से जो एंगल बन रहा है वो है। अब डेल के लिए अगर ये एंगल हमारा डेल है तो ये एंगल भी डेल होगा, और इस एंगल के बेस पे ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर उतनी है जितना H1 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्या हो गया, तो बेसिकली इस डायगोनल एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, H1 है, और बेस यहाँ पे जो है P2F2, ये हमारे पास फोकल लेंथ है दोनों के कंबाइंड के लिए। तो यहाँ पे हो गया F। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है, यानी कि मुख्य तल है। प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालते हैं। तो इसका बहुत सा सिंपल तरीका बताया तो मैं आपको। आप क्या करो, एक रे तो आप पैरेलल ले लो, समांतर ले लो, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक रे आप फोकस से पास कराओ। ओके, तो फोकस से पास होने वाली रे और पैरेलल प्लेन जहाँ पे हिट हो जाएगी ना, वहाँ पे क्या बोलता है, हमें उस प्रिंसिपल प्लेन का पॉइंट मिलता है S2। और S2 एंड S2 P2 यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, और P2 यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट है, यानी कि ये मुख्य तल है और ये हमारे पास मुख्य बिंदु है। फिर से बताता हूँ कि पैरेलल रे और फोकस से रे जो पास होती है रे, वो जहाँ पे मिल जाएंगे ना, उस बेस पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, वो होता है प्रिंसिपल प्लेन। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, F निकालना है। तो पहले तो हम S2 की वैल्यू फाइंड करते हैं कितनी होएगी। इस डायग्राम में आपको S2 दिख रहा है, ये रहा। S2 की वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हमने। S2 की वैल्यू आपको पता चल गया होगा, यहाँ से इसको ध्यान से देखोगे तो S2 किसके इक्वल है, H1 माइनस ये डिस्टेंस जो है CD। ओके, अब CD कितना है वो देख लेते हैं। CD के लिए आप ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, CDB। तो CD के लिए मैं अगर CDB ट्रायंगल देखता हूँ तो इसमें tan थीटा निकाल के देखते हैं हमने। tan थीटा यहाँ पे क्या है, डेल 1 है। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, CD है, यानी कि लंब क्या है, CD है, और बेस यानी कि आधार क्या है इसके लिए, BD है, और BD की डिस्टेंस अपने यहाँ पे D लेट की है। ये D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेसेस है, तो यहाँ पे D लिख लेते हैं इसको। तो CD की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, D डेल tan डेल 1। अब अपने tan डेल 1 और D को देख लेते हैं। D की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी तरीके से। तो D के लिए आप ये देखो, कौन सा ट्रायंगल देखोगे, सॉरी tan डेल 1 देखते हैं। tan डेल 1 के लिए यहाँ पे देखो, आप ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, BO1 डैश F1 डैश, BO1 F1 डैश। तो इससे अगर tan डेल 1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी, H1 डिवाइडेड बाय O1 F1 डैश, और ये किसके इक्वल था, F1 के। ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई। अगर मैं S2 की वैल्यू को, इस S2 की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। H1 डिवाइडेड बाय F इक्वल्स टू H1 डिवाइडेड बाय F1 प्लस H1 माइनस
DH1 डिवाइडेड बाय F1। यहाँ पर एक चीज़ रह गई अपनी F2, ये F2 डिवाइड में था तो इसके भी डिवाइड में F2 आएगा और इसके डिवाइड में भी क्या आएगा, F2 आ जाएगा। यहाँ पे H1 सारे कैंसिल हो जाएंगे कॉमन आके, हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। तो ये इक्वेशन किस लिए है, ताकि आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज पे। अब हमें बात करनी है इस पर, हमें यहाँ पे पॉइंट निकालने तो P2, P1, F2, F1, यानी कि हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल पॉइंट P1 है और ये फोकल पॉइंट F2 है और ये फोकल पॉइंट F1 है। ये चारों पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले। ऑलराइट, ओके, P2 फाइंड करते हैं हमने। P2 फाइंड करना है आपको, तो P2 के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा O2 P2। P2 बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि O से क्या, O2 से इसकी क्या पोजीशन है। तो O2 P2 के लिए आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, O2 P2 देखो ध्यान से, उतना ही जितना DH2 है। और DH2 के लिए अपने ट्रायंगल जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, यानी कि H2DC ले रहे हैं। तो इसमें tan del किसके इक्वल है, CD/DH2 के। तो यहाँ से DH2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, CD डिवाइडेड बाय tan del। CD फाइंड करना है अपने को। CD के लिए एक ट्रायंगल अपने कंसिडर कर लेते हैं BCD। BCD में एंगल हमारा क्या है, tan del 1 है और इसके सामने जो साइड है परपेंडिकुलर होती है CD, और बेस यानी कि आधार क्या है इसका, BD है, जो कि D के इक्वल है। तो अब यहाँ से CD की वैल्यू वहाँ से अगर पुट करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा D tan del 1 डिवाइडेड बाय tan del, ये हमारे पास क्या है, O2 P2 है। अब हम tan del 1 और tan del की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan del 1 कितना होगा, tan del 1 यहाँ से देखते हैं B/1 F1 डैश से, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होएगा। परपेंडिकुलर क्या है, H1 है और बेस हमारे पास क्या है, ये O1 F1 डैश, ये हमारे पास था F1 के इक्वल। नेक्स्ट tan del की वैल्यू देख लेते हैं। tan del के लिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, S2 P2 F2। ओके, तो यहाँ पे ये S2 P2 कितना है, जितना H1 था, और P2 F2 कितना है, जितना F था, फोकल लेंथ है। यहाँ से H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास फाइनली, DF/F1। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि O2 के रिस्पेक्ट ये जो P2 है ना, ये अपने लेफ्ट साइड में है। इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पे साइन को थोड़ा करेक्ट करेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि हम इस तरफ की डायरेक्शन ले रहे हैं। तो ये हमने O2 P2 फाइंड कर लिया। इसके बाद अपने फाइंड करते हैं P1। P1 कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए स्पेस बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे P1 के लिए आप इसकी पोजीशन देखोगे O1 के रिस्पेक्ट, O1 P1, O1 P1। तो जैसे अपनों ने O2 P2 निकाला था,
उसी तरह से हम O1 P1 फाइंड कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, D सेम रहेगा, F भी सेम रहेगा, F1 की जगह क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। साइन देख लेते हैं क्या आएगा, O1 के रिस्पेक्ट P1 इस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो आपको साइन यहाँ पे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये हमने फाइंड कर दिया प्रिंसिपल पॉइंट सेकंड P2। इसके बाद अपने को फाइंड करना है F2। F2 कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। F2 की पोजीशन आप किसके रिस्पेक्ट देखोगे, O2 के रिस्पेक्ट। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, कहाँ पर है F2, ये रहा F2। O2 F2 आपको फाइंड करना है। O2 F2 फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप P2 F2 में से क्या माइनस कर दो, P2 O2। P2 F2 माइनस P2 O2। P2 F2 कितना है, P2 F2 उतना ही जितना इसकी फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन की, और P2 O2 हमने फाइंड किया था थोड़ी देर पहले, ये रहा, ये कितना आया था हमारे पास, माइनस DF ओवर F1 के। यहाँ पे साइन का बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि P2 O2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेंथ है O2 F2, ये दोनों के सब्ट्रैक्शन से ही आ सकती है, इनको ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इनके सब्ट्रैक्शन से आपको क्या मिलेगा, O2 F2 मिलेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इसमें से F कॉमन ले लो, 1 माइनस D ओवर F1। ये हमने फाइंड कर लिया F2 पॉइंट, फोकल पॉइंट। अब लास्ट में हम फाइंड करते हैं, लेट्स सी F1। F1 के लिए आप क्या करोगे, कलर चलो ग्रीन, O1 F1 फाइंड करोगे। डायग्राम देखते हैं कहां पर है O1 F1, ये रहा O1 F1, इस तरफ है ये। तो आप O1 F1 को तभी फाइंड कर सकते हो जब आप P1 F1 में से क्या माइनस कर दोगे, P1 O1। P1 F1 में से क्या माइनस करना है, P1 O1। अब जैसे हमारे पास P2 F2 था फोकल लेंथ, उसी तरीके से P1 F1 भी फोकल लेंथ होती है कॉम्बिनेशन की, और ये किसके इक्वल है, F के। P1 O1 कैसे फाइंड करेंगे, P1 O1 पहले अपने फाइंड किया हुआ, ये रहा, ये किसके इक्वल था, O1 P1, यानी कि DF ओवर F2 के। साइन बड़े ध्यान से लेने हैं आपको, क्योंकि ये O1 F1 कहाँ पर है, O1 F1 इस तरफ है, यानी कि फाइनली हमारे पास साइन क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का साइन तभी आ सकता है जब ये तो माइनस का और ये प्लस का, और होना चाहिए सब्ट्रैक्शन ही, क्योंकि O1 F1 जो भी है वो P1 F1 से ग्रेटर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे माइनस का F लेना है और प्लस का DF ओवर F2 लेना है। तो ये हमारे पास हो गया कार्डिनल पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लांगराज का नियम या हेल्महोल्ट्ज संबंध। तो फिलहाल मैंने जितना कराया आप नोट कर लो, ठीक है ना। और इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लैग्रेंज रूल्स, लैग्रेंज संबंध देखेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, लांगराज का नियम या हेल्महोल्ट्ज संबंध। ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। और लैग्रेंज लॉ एंड हैमिल्टोनियन रिलेशन, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है, हिंदी में भी इसका यही नाम है। ये होता क्या बेसिकली, मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास व्यू और वी की इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब की दूरियों का नहीं पता अपने को, और फिर भी अपने को आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ जाए, तब हमारे पास एक रिलेशन होता है लांगराज रिलेशन। लांगराज रिलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। μ1 h1 tan θ1 इक्वल होता है μp hp tan θp, यानी कि अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम यानी कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और किसी पीवे माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है,
हमारे पास हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की या नहीं दे रखी, चलो कोई बात नहीं, h1 और h की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, हमारे पास tan θ1 और tan θ2 में θ1 और θ2 की इंफॉर्मेशन है कि एंगल्स क्या क्या दे रखे हैं, आपने किस एंगल पे इंसिडेंट कराया और किस एंगल पे हमारे पास वो फोकस पे फॉल होती है रे, वो इन्फॉर्मेशन है। तब हम क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। और m आपको पता ही क्या होता है, h2 डिवाइड बाई h1 होता है, यानी कि h2 और h1 का रेशो होता है ये। अब यहाँ पे डायग्राम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास बीच में कोई सिस्टम ऑफ लेंस हो सकता है, अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। यहाँ पे मीडियम हमारा है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और यहाँ पे जो मीडियम है वो μ2 μp रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है या अपवर्तित किरण है। इसका एंगल θ1 है, और ये जो एंगल जिस एंगल पे ये फॉल हो रही है वो हमारे पास क्या है, θp है। यहाँ पे एंगल अपने इस तरह से मेजर करें तो पॉजिटिवली है, और यहाँ पे एंगल इस तरीके से मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिवली है। P1 P और Q हमारे पास यहाँ पे पॉइंट हो गए। P1 डैश और P हमारे पास क्या है, इमेज है यानी कि बिंब है, और OQ डैश यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है। अब ये नियम आया कहाँ से, रूल आया कैसे, इसका डेराइव करते हैं। इसके लिए पहले आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूँ। पहले इस डायग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सारी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इमेज है, यानी कि ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है। इसके बाद यहाँ पे एक रे, तो ये जो पी क्यू देख रहे हो आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे एक लेंस है, ये लेंस हमारे पास कौन सा लेंस है, थिक लेंस है। ओके, इस लेंस में क्या है कि एक रे तो हमने कहाँ से पास कराई है, ओ पॉइंट से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस ओ पॉइंट से जब ये रे पास हो रही है तो ये विदाउट डिफ्लेक्शन के क्यू डैश पर आर से जाएगी, और एक रे हमने क्या किया है, इस लेंस से पास कराई है, लेंस के ऊपर फॉल कराई है, तो यहाँ से डाइवर्ट होगी, और डाइवर्ट होने के बाद फोकस क्यू पर फॉल होएगी। अब ये जो फोकस है और ये जो रे है जो अपने ओ पॉइंट से पास कराई है, इस फोकस से जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इमेज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी S2। अब यहाँ देखते हैं ये φ1 एंगल क्या है, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है, और ये φ2 एंगल क्या है, जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड हुई है। ये जो P पॉइंट से रे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है उसका θ1 एंगल है, और ये Q पॉइंट पे जो रे हमारे पास अपवर्तित हो रही है वो हमारे पास क्या है, Q2 एंगल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डाटा डैश वाली लाइन दिख रही है जो बेसिकली ये बताती है कि ये Q डैश पॉइंट इस Q डैश से पास होता है। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, यानी कि मुख्य तल है। ये मुख्य तल मैंने आपको बता दिया था पहले वाली वीडियो में कैसे निकालते हैं। अगर फोकस से लाइन और पैरेलल लाइन जहाँ पे मीट होती है वहाँ पे वो मुख्य तल होता है, यानी कि प्रिंसिपल प्लेन होता है। अब क्या है कि ये जो O डैश और O है ना, इनकी बीच की डिस्टेंस इतनी कम है कि हम ये मान लेते हैं कि जहाँ पर O है वहीं पे O डैश है। अब हमें निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है, ये रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एक बार μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या अपवर्तनांक का माध्यम या मीडियम सपोज किया है, फिर μ3 का देखेंगे, फिर μ4 का देखेंगे, ऐसे μp का देख लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। आपको स्नेल्स लॉ ध्यान ही होएगा। स्नेल्स लॉ क्या था कि साइन φ1 डिवाइडेड बाय साइन φ2 इक्वल होता है किसके, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 के। ओके, ये स्नेल्स लॉ अपनों ने पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे, ये जो हमारे पास φ1 और φ2 एंगल है ना, ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, छोटे एंगल है। तो अभी मान लेते हैं कि
ये हमारे पास tan phi1 और tan phi2 के इक्वल है। बेसिकली क्या होता है कि जब एंगल स्मॉल होते हैं ना तो उसका साइन थीटा और tan थीटा इक्वल ही होता है। आपको पता होगा कि साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो भी नीचे से उठता है और tan थीटा ग्राफ है वो भी नीचे से उठता है, यानी कि स्टार्टिंग में दोनों ग्राफ सेम ही होते हैं। आपको साइन थीटा का ग्राफ ध्यान होगा इस तरीके से होता है और tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों सेम ही होते हैं। तो जब छोटा एंगल होता है दोनों हम इक्वल मान लेते हैं इसको। इसके बाद इस डायग्राम में देखते हैं कि tan phi1 क्या बनेगा। tan phi1 बेसिकली हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, PP1 H1 के इक्वल है और बेस यानी कि आधार कितना है, U के इक्वल है। phi2 देख लेते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे S2 है और बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पर है V। ये एस्टिस है। साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होएगा, U नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। S2 नीचे की तरफ है, नेगेटिव हो जाएगा, V इस तरफ है, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन सारे कैंसिल हो जाएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा H1 V डिवाइडेड बाय H2 U इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि tan θ1 और tan -θ2 का रेशियो क्या होएगा। यहाँ पे देखो मैंने एंगल यहाँ नेगेटिव लिया क्योंकि इस तरह से मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो tan θ1 यहाँ पे देखो डायग्राम में ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होएगा। परपेंडिकुलर तो H1 ही है यहाँ पे और बेस यहाँ पे क्या है, U है। और इधर का tan θ2 देख लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पर H1 है और बेस यहाँ पे क्या है, V है। अब यहाँ पे H1 से H1 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ साइन का ध्यान रखना है कि H1 पॉजिटिव होएगा, H1 पॉजिटिव होएगा, U यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ओके, क्योंकि इस तरफ है, V पॉजिटिव रहेगा। tan माइनस थीटा जो होता है माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, tan θ1 डिवाइडेड बाय tan θ2 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय U। अब यहाँ पे भी V है, आपको V डिवाइडेड बाय U दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी V डिवाइडेड बाय U दिख रहा है। तो V डिवाइडेड बाय U, V और U का रेशियो की वैल्यू वहाँ रख देते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा H1 डिवाइड बाय H2 इंटू V और U का रेशियो क्या है, tan θ1 डिवाइडेड बाय tan θ2 इक्वल्स टू μ2 ओवर μ1। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो H1 μ1 tan θ1 इक्वल्स टू H2 μ2 tan θ2। बस यही क्या है, लैग्रेंज रिलेशन है। ओके, जो हमने ड्राइव कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम थे μ1 और μ2, यहाँ पे अगर तीसरा मीडियम होता तो वो किसके इक्वल होता, H3 μ3 tan θ3 के। ऐसे चौथा मीडियम होता तो यहाँ पे H4 μ4 tan θ4 होता। अगर P वहाँ कोई मीडियम होता तो यहाँ पे HP μP tan θP होता। तो इस तरीके से यहाँ पे जनरल टर्म में या व्यापक रूप में हम P की फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इसमें मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे। आपको पता है मैग्नीफिकेशन जो होता है, आवर्धन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, H2 डिवाइड बाय H1 के। तो यहाँ से H2 डिवाइड बाय H1 का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये H1 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा μ1 tan θ1
डिवाइडेड बाय म्यू टू tan थीटा 2। अब इस रिलेशन में सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी u नहीं है, कहीं पे भी v नहीं है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिंब और प्रतिबिंब की दूरी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बस आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको ये पता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और आपको ये पता है कि आपकी इंसिडेंट रे किस एंगल से जा रही है और रिफ्रैक्टेड रे किस एंगल पे फॉल हो रही है। बस अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो इस बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन या मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यू और वी की इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको नोट कर लो, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना और जो चैनल है प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हो। और थैंक यू।